परमाणु की संरचना ब्रैकेट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 केमिस्ट्री, एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण रिवीजन नोट्स। उसके ठीक नीचे एक बॉक्स है, मैं पढ़ती हूँ, इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे, यानी हमारा रोड मैप क्या है। इसमें 4 बिंदु हैं। पहला, अव परमाणु कणों की खोज। दूसरा, शुरुआती परमाणु मॉडल और उनका फेल होना। हाँ। तीसरा, बोर का मॉडल और क्वांटम यांत्रिकी। और चौथा, कक्षकों की आकृतियां और इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है, मतलब हम एक छोटे से कण से शुरू करके सीधे क्वांटम भौतिकी तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। अब मैं पहला मुख्य बॉक्स पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है परमाणु का अर्थ। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है ना काटा जाने वाला या अविभाज्य। 1808 में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु पदार्थ का मूल कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो यहाँ डाल्टन को लगता था कि परमाणु ही अंतिम चीज है, मतलब उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कण होते हैं जिन्हें अपरमाणु कण कहते हैं। हाँ। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे समय के साथ परमाणु का मॉडल बदला है। डाल्टन के उस ठोस कठोर गोले से लेकर थॉमसन के मॉडल, फिर रदरफोर्ड और अंत में क्वांटम के उस धुंधले बादल तक का पूरा सफर इस चित्र में देखा जा सकता है। सही बात है। तो अब हम नोट्स के अगले हिस्से पर आते हैं, जो है सेक्शन 1, अपरमाणु कणों की खोज। इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन की खोज। जी, मैं लाइनें पढ़ती हूँ। प्रयोग 1850 के दशक में माइकल फैराडे द्वारा कैथोड किरण विसर्जन नली यानी CRT का उपयोग। कैथोड किरणें, कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली ऋणावेशित किरणें। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कैथोड किरण विसर्जन नली को। ये कांच की एक बंद नली है। इसमें एक निर्वात पंप लगा है जिससे अंदर की हवा निकाल दी गई है। अच्छा। हाँ, और दोनों सिरों पर धातु की प्लेटें हैं, एक माइनस वाली जिसे कैथोड कहते हैं और एक प्लस वाली जिसे एनोड कहते हैं। जब इसमें बहुत उच्च वोल्टेज दिया जाता है तो कैथोड से एनोड की तरफ सीधी लाल रेखाओं के रूप में किरणें जाती हुई दिख रही हैं। इन्हीं को कैथोड किरणें कहा गया। तो नोट्स में इन किरणों के गुण भी लिखे हैं, मैं पढ़ती हूँ। गुण, ये सीधी रेखा में चलती हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार करती हैं, और सबसे अहम निष्कर्ष लिखा है, कैथोड किरणें गैस की प्रकृति या इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लिखा है कि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत ही बड़ा निष्कर्ष था। मतलब आप कांच की नली में कोई भी गैस भर दें या किसी भी धातु का कैथोड इस्तेमाल कर लें, जो किरणें निकल रही थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। अच्छा। हाँ, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड की हर चीज का एक मूल घटक है। चाहे वो लोहे का परमाणु हो या ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन सब में एक ही जैसा होता है। क्या बात है। अब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज वाले हिस्से पर आती हूँ। यहाँ लिखा है, प्रोटॉन की खोज, कैनाल किरणें धनावेशित होती हैं और गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। यहीं पर अंतर आ जाता है। कैथोड किरणें गैस पर निर्भर नहीं करती थीं, लेकिन ये कैनाल किरणें करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गैस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो जो हिस्सा बचता है वही धनावेशित होता है। अब अलग अलग गैसों के परमाणु का वजन अलग होता है तो उनके बचे हुए हिस्से का वजन भी अलग होगा। इसीलिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन से जो कण मिला उसे प्रोटॉन नाम दिया गया। समझ गई। अब न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ती हूँ। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इतने सालों बाद इसकी खोज हुई। हाँ, तो नोट्स में एक टेबल भी दी गई है, मैं इसे पढ़ती हूँ। कण इलेक्ट्रॉन, प्रतीक E-, आवेश -1, द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। खोजकर्ता J.J. थॉमसन। फिर है प्रोटॉन, प्रतीक P, आवेश +1, द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। खोजकर्ता गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। बिल्कुल। और आखिरी है न्यूट्रॉन, प्रतीक N, आवेश 0, द्रव्यमान 1.674 गुणा 10 के घात -27 किलोग्राम। खोजकर्ता चैडविक।
ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य है, वो विद्युत उदासीन है। अच्छा। हाँ, और इसी उदासीनता के कारण न्यूट्रॉन को खोजने में इतना लंबा समय लगा, क्योंकि पुरानी मशीनें सिर्फ प्लस या माइनस को ही पकड़ पाती थीं। जो उदासीन है वो मशीनों की पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बहुत ही रोचक बात है। अब हम नोट्स के सेक्शन 2 पर चलते हैं, शुरुआती परमाणु मॉडल और उनका फेल होना। सबसे पहले है थॉमसन का मॉडल। जी। मैं मुख्य बिंदु पढ़ती हूँ। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है और इसकी कमी लिखी है, ये रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका। हाँ, तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है थॉमसन का ये मॉडल, जिसे अक्सर तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज जैसा। बिल्कुल। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो लाल हिस्सा है वो पूरा धनावेश है और जो काले बीज हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन माना गया है। थॉमसन को लगा कि परमाणु बस ऐसा ही होता है। नोट्स में इसी जगह पर रेडियोधर्मिता का एक बॉक्स भी है, मैं उसे पढ़ देती हूँ। रेडियोधर्मिता। कुछ तत्व स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा किरणें भारी और धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, गामा किरणें उदासीन और उच्च ऊर्जा वाली। ये बॉक्स इसलिए दिया गया है क्योंकि रदरफोर्ड ने इसी रेडियोधर्मिता का इस्तेमाल किया था। कुछ तत्व खुद ब खुद ऊर्जा फेंकते हैं। रदरफोर्ड ने इन्हीं भारी और धनावेशित अल्फा किरणों का इस्तेमाल अपने प्रयोग में किया था। तो अब मैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल वाला हिस्सा पढ़ती हूँ। प्रयोग 100 नैनोमीटर पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार। प्रेक्षण, अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ छोटे कोण से मुड़ गए। 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर वापस लौट आया। हाँ। निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। सारा धनावेश और द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में है जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सोने की पन्नी पर किरणें पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लाल रेखाएं बिल्कुल सीधी आर पार जा रही हैं। हाँ, दिख रहा है। बहुत ही कम रेखाएं मुड़ रही हैं और एक रेखा तो पन्नी से टकराकर बिल्कुल उसी रास्ते से वापस आ रही है। रदरफोर्ड के लिए यह ऐसा था मानो आपने किसी टिश्यू पेपर पर तोप का गोला दागा हो और वो वापस आकर आपको ही लग जाए। बाप रे। तो निष्कर्ष में जो एक बात लिखी है मैं वो पढ़ती हूँ। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर होती है। ये असल में कितना छोटा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो पूरा स्टेडियम एक परमाणु है और उस स्टेडियम की पिच के एकदम बीच में रखा हुआ एक छोटा सा मटर का दाना वो उसका नाभिक है। अरे वाह। हाँ, सारा वजन उस मटर के दाने में है, बाकी पूरा का पूरा स्टेडियम बिल्कुल खोखला है। इसीलिए तो अल्फा किरणें बिना टकराए सीधे निकल गई थी। ये तो सच में हैरान करने वाला है। तो अब जब हमें नाभिक मिल गया है तो उसे मापते कैसे हैं? नोट्स के सेक्शन 3 में इसी के बारे में है। परमाणु को मापना, संख्या और द्रव्यमान। मैं पढ़ती हूँ। परमाणु संख्या Z बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जी। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। सूत्र है A बराबर Z प्लस N और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर A माइनस Z। ये बहुत ही सीधा गणित है। प्रोटॉन गिन लो तो परमाणु संख्या मिल जाएगी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो तो द्रव्यमान मिल जाएगा। इसके बाद एक टेबल है जिसमें समस्थानिकों और समभारिक के बारे में है। मैं उदाहरण के साथ पढ़ती हूँ। समस्थानिक, समान परमाणु संख्या Z, भिन्न द्रव्यमान A। उदाहरण प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। समभारिक, समान द्रव्यमान A, भिन्न परमाणु संख्या Z। उदाहरण कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। समस्थानिकों के बारे में एक बात समझना जरूरी है कि इनके रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं। रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि रसायन विज्ञान का सारा खेल इलेक्ट्रॉनों का है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक बराबर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन समान है तो उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया भी एक जैसी ही होगी। अच्छा, ये बात है। हाँ, और दूसरी तरफ संभारिक होते हैं जिनका सिर्फ वजन एक जैसा होता है, लेकिन अंदर प्रोटॉन अलग होते हैं तो वो बिल्कुल अलग तत्व बन जाते हैं।
जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। बिल्कुल साफ हो गया। अब हम सेक्शन 4 पर आते हैं, प्रकाश की प्रकृति, तरंग और कण। यहाँ नोट्स में लिखा है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। ये समझने के लिए पहले प्रकाश को समझना होगा। प्रकाश को समझे बिना हम परमाणु के मॉडल को आगे नहीं समझ सकते। तो मैं पढ़ती हूँ, विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग प्रकृति। मैक्सवेल का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की एक तरंग है जो निर्वात में भी चल सकती है। लक्षण, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू। सूत्र है C बराबर न्यू गुणा लैम्डा। यहाँ चित्र में एक तरंग दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि लहर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे श्रृंग कहते हैं और जो सबसे निचला हिस्सा है उसे गर्त कहते हैं और लहर की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। इसी चित्र के नीचे एक पूरा स्पेक्ट्रम भी दिखाया गया है जिसमें रेडियो तरंगों से लेकर बहुत ही खतरनाक गामा किरणों तक सब कुछ है। बीच में थोड़ा सा हिस्सा रंगों वाला है, विबग्योर, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। तो इसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। मैं पढ़ती हूँ, प्लांक का सिद्धांत, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर छोटे पैकेटों में होता है जिन्हें क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। सूत्र है E बराबर h न्यू। हाँ, यहां से भौतिकी पूरी तरह बदल गई। पहले सब सोचते थे कि प्रकाश सिर्फ एक लहर है, लेकिन प्लांक ने कहा कि नहीं, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। तो फिर इसी से जुड़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैं नोट्स की लाइनें पढ़ती हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का निकलना। शर्तें, एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए जिसे दहली आवृत्ति न्यू जीरो कहते हैं। आइंस्टाइन का समीकरण है कुल ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक धातु की सतह और उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। जैसे ही सही रंग की यानी सही आवृत्ति की लाइट पड़ती है, अंदर से इलेक्ट्रॉन छिड़क कर बाहर निकल रहे हैं। ये दहली आवृत्ति वाला क्या चक्कर है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी मशीन में सिक्का डालकर कुछ खरीदना चाहते हैं। अगर मशीन 10 रुपए का सिक्का मांगती है और आप 1-1 रुपए के 100 सिक्के भी डाल दें तो भी वो नहीं चलेगी। उसे एक ही बार में 10 रुपए का पैकेट चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। फोटॉन भी उसी 10 रुपए के सिक्के की तरह है। अगर उसकी ऊर्जा दहली आवृत्ति से ज्यादा होगी तभी वो धातु से टकराकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। अगर ऊर्जा कम है तो चाहे कितनी भी तेज लाइट डाल लो, कुछ नहीं होगा। ये उदाहरण तो बहुत ही बढ़िया था। अब हम सेक्शन 5 की ओर बढ़ते हैं, बोर का मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जी, मैं बोर मॉडल के अभिग्रहित पढ़ती हूँ। निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। सूत्र है mvr बराबर nh/2 पाई। ऊर्जा परिवर्तन, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है तो उच्च कक्षा में जाता है और जब ऊर्जा छोड़ता है तो निम्न कक्षा में आता है। त्रिज्या और ऊर्जा के सूत्र भी दिए गए हैं। तो यहाँ चित्र में नाभिक के चारों ओर गोल गोल कक्षाएं दिखाई गई हैं। n बराबर 1, n बराबर 2। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं फिक्स रास्तों पर चलेंगे, बीच में कहीं हवा में नहीं लटक सकते। सीढ़ियों की तरह। बिल्कुल सीढ़ियों की तरह। और चित्र में तीरों से दिखाया गया है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गर्मी या ऊर्जा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर छलांग लगा रहा है, लेकिन वहां वो टिक नहीं पाता। जब वो वापस नीचे गिरता है तो अपने अंदर से एक प्रकाश की किरण यानी फोटॉन बाहर निकाल देता है और यहीं से स्पेक्ट्रम बनता है। तो मैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम वाला हिस्सा पढ़ती हूँ। स्पेक्ट्रम श्रेणियां, लायमन यूवी क्षेत्र में, बामर दृश्य क्षेत्र में, पास्चन ब्रैकेट और फुंड आईआर क्षेत्र में। रिडबर्ग सूत्र तरंग संख्या निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ चित्र में आप बहुत सारी आड़ी रेखाएं देख सकते हैं जो अलग अलग ऊर्जा स्तरों को दिखा रही हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरते हैं तो ये अलग अलग श्रेणियां बनती हैं। तो इसमें ये बामर श्रेणी ही खास क्यों है जो दृश्य क्षेत्र में है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर की कक्षा से छलांग लगाकर दूसरे नंबर की कक्षा पर गिरता है तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो ठीक उसी रेंज की होती है जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। बाकी सब या तो यूवी होती हैं या आईआर जो हमें नहीं दिखती। समझ गई। अब सेक्शन 6 की बारी है, क्वांटम क्रांति और इलेक्ट्रॉन का पता। हाँ, बोर का मॉडल अच्छा था, लेकिन इसके बाद 2 वैज्ञानिकों ने आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। मैं पढ़ती हूँ, द्रव्य की द्वैत प्रकृति और हाइजेनबर्ग सिद्धांत।
दे ब्रॉगली समीकरण लैम्डा बराबर h/mv, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ सटीकता से मापना असंभव है। सूत्र है डेल्टा x गुणा डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। और इसके महत्व में लिखा है बोर के निश्चित पथ को गलत साबित किया और प्रायिकता की बात की। तो ये प्रायिकता का मतलब क्या है यहाँ? देखिए, हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम कभी पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन ठीक किस जगह पर है। अगर हम उसे देखने के लिए उस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की टक्कर से इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल जाएगा। मतलब हम कभी श्योर नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि नाभिक के आसपास किस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। यही प्रायिकता है। अब कोई फिक्स रास्ता नहीं रहा, बल्कि संभावनाओं के बादल बन गए। और इसी संभावना को बताने के लिए क्वांटम संख्याएं बनाई गई। मैं इनका फ्लो चार्ट पढ़ती हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या n, कोश का आकार और ऊर्जा। दिगंशी क्वांटम संख्या l, उपकोश की आकृति। जी। चुंबकीय क्वांटम संख्या ml, कक्षकों का विन्यास। चक्रण क्वांटम संख्या ms, इलेक्ट्रॉन का घुमाव। नीचे कोश के सूत्र भी हैं। एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n²। इसे आप एक पते की तरह समझ सकते हैं। पते की तरह। हाँ, मुख्य क्वांटम संख्या आपको देश का नाम बताती है। दिगंशी संख्या उस देश के अंदर का शहर बताती है। चुंबकीय संख्या शहर की गली का नाम है और चक्रण संख्या उस गली में आपका घर का नंबर है। इन चारों को मिला दें तो इलेक्ट्रॉन का पूरा पता मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। तो अब सेक्शन 7 पर चलते हैं। कक्षक और इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। कक्षकों की आकृतियां। s कक्षक गोलाकार, p कक्षक डमरू के आकार का, d कक्षक द्विग डमरू। नोड निकालने का सूत्र है n-l-1। यहाँ चित्र में आकृतियां दिखाई गई हैं। S कक्षक एक साधारण फुटबॉल की तरह गोलाकार दिख रहा है। P कक्षक एक डमरू जैसा है जिसके 2 हिस्से हैं और D कक्षक 2 डमरुओं को क्रॉस करके रखा गया हो वैसा दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम क्या है? मैं पढ़ती हूँ। ऑफबाउ सिद्धांत। कक्षक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। n+l नियम। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण के साथ। हाँ। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक-एक करके भरते हैं, फिर युग्मन होता है। यह चित्र में तीरों के माध्यम से एक पूरा क्रम दिखाया गया है। 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s। तीरों की दिशा बता रही है कि कम ऊर्जा वाले घर पहले भरेंगे। हुंड का नियम तो बिल्कुल बस में खाली सीट ढूंढने जैसा है। बस में सीट मतलब अगर बस में 3 खाली सीटें हैं तो अजनबी लोग पहले अलग अलग बैठना पसंद करते हैं। जब सारी सीटें भर जाती हैं तभी वो एक दूसरे के साथ बैठना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं p और d कक्षकों में। हाँ, सही कहा। अब हम इस पीडीएफ के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अपवाद। जी। मैं उदाहरण पढ़ती हूँ। सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्लोरीन 17, नियॉन 10, 3s2, 3p5। अब यहाँ अपवाद दिए गए हैं। क्रोमियम 24 अपेक्षित था आर्गन 4s2, 3d4, लेकिन सही है आर्गन 4s1, 3d5। कॉपर 29 अपेक्षित था आर्गन 4s2, 3d9, लेकिन सही है आर्गन 4s1, 3d10। बिल्कुल। तो मेरा सवाल है कि ये अपवाद क्यों हैं? नोट्स के सबसे नीचे कारण भी लिखा है। सममित वितरण और विनिमय ऊर्जा के कारण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक की स्थिरता। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। हाँ, तो प्रकृति को स्थिरता पसंद है। जब d कक्षक ठीक आधा भरा होता है जैसे d5 या पूरा भरा होता है जैसे d10, तो वो बहुत संतुलित और स्थिर हो जाता है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान यानी विनिमय ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी स्थिरता को पाने के लिए क्रोमियम और कॉपर अपने s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन खींचकर d कक्षक में डाल लेते हैं ताकि वो ज्यादा स्थिर हो सकें।
तो इसी के साथ हमने इस पीडीएफ के हर एक पन्ने, हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को पढ़ लिया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।